दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी। और बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आया हूँ। और आने की वजह ये है कि मैं आप सब लोगों को एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जो बहुत टैलेंटेड है और बहुत खिदमत कर रहे हैं लोगों की लैंग्वेज के थ्रू। और मैं खुद उनके जो रील्स है, जो वीडियोस हैं, जो उनके जो फेसबुक पे वो लिखते हैं और उनकी जो टॉक होती है वो मैं खुद सुनता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और अपने बच्चों को बताता हूँ कि देखिए सर के आप वीडियोस देखिए, इंग्लिश को सीखिए, इंग्लिश को किस आसानी से समझाते हैं। बड़े बड़े वर्ड्स और बड़ी बड़ी बातें बहुत ही आसानी से समझा देते हैं। तो मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूँ और उनसे हम कुछ सवाल जवाब भी करेंगे इंग्लिश से मुतालिक, लैंग्वेज से मुतालिक। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जुल्फी भाई, जुल्फिकार बहुत मोहम्मदी साहब। बहुत इंग्लिश शुक्रिया के अबरार एक भाई, बहुत मशहूर शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंग्लिश के एक मशहूर टीचर है जिनकी लाखों की तादाद में वीडियोस लोग देखते हैं, शेयर करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक अलग अंदाज में चीजों को समझाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं करते। क्योंकि लैंग्वेजेस कई लोग मुश्किल करके हमें बताते हैं, जबकि इतनी मुश्किल होती नहीं है। तो इसलिए वो हम सबको पसंद है। और बहुत ही कम अरसे में हमने देखा है कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने हैं लोग और उनसे फायदा उठा रहे हैं। तो आपका स्वागत है, जी, वेलकम है ज़रना भाई नवाजी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे पेज पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि लोग, स्पेशली जैसे मैं गांव का हूँ, जी। गांव से मेरा नाता है, जी। इंग्लिश को बहुत मुश्किल समझते हैं। जी। तो बहुत मुश्किल है, इसके चक्कर में बहुत सारे पुराने जो बच्चे थे वो स्कूल छोड़ देते थे। जी। टीचर मारा पीटी कर करके सिखाते लेकिन नहीं सीखते थे। तो क्या ये इंग्लिश भाई वाकई में इतनी मुश्किल है, या लोगों ने इसे बना दी है, या उन्हें लगता है कि यार ये तो सोफिस्टिकेटेड लोगों की है, अंग्रेजों की है, हम लोगों को थोड़ी समझ में आएगी, या ये कि ये काम ही नहीं आएगी तो क्यों सीखे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये कठिन है, और क्या ये काम आती है या नहीं आती। हाँ, जैसे काम आती है या नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से जितने लोग भी देख रहे हैं उन्हें सबको आ, ये एहसास होगा ही कि काम तो आती है। क्योंकि आफ्टर ऑल एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, एक ब्रिज लैंग्वेज है। तो काम तो आती है सर। जब से इंटरनेट आया है तब से इसका रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ा है। अब रही बात यह है कि इंग्लिश मुश्किल है या नहीं, तो इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल हिंदी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हिंदी बड़ी मुश्किल है। मतलब एक तो हिंदी में पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक है, जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर है, वो हिंदी हो या उर्दू हो, उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे दीवार, गिर गई या गिर गया। अब ये मुझे पहले से पता है कि दीवार के साथ मुझे गिर गई यूज़ करना है। यानी कि मैं सबकॉन्शियसली जानता हूँ कि दीवार फेमिनाइन जेंडर में आती है, इसका कोई रूल नहीं है। दरवाज़ा खुल गया या खुल गई, अब ये मैं सबकॉन्शियसली जानता हूँ कि दरवाज़ा मेल जेंडर में है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है। तो चूँकि मैं इसमें पैदा हुआ हूँ तो मैं ये आसानी इसलिए से कर पता है, लेता हूँ। लेकिन जो दूसरे लेकिन दूसरी अगर कंट्री कोई, का इंसान है हाँ, उसको पता अगर नहीं है। अगर कोई विदेशी आदमी, अगर कोई नॉन हिंदी आदमी हिंदी सीखने लगे तो उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत दुश्वारी है। फिर इसमें डबल प्लोरल होते हैं, हिंदी में भी उर्दू में भी। जैसे घड़ा, पानी का, तो घड़ा के साथ अगर आप कोई प्रेपोजिशन लगाएं हिंदी में, जैसे में, तो आप घड़ा में नहीं कहेंगे, घड़े में कहेंगे। हम्म। अब घड़ा सिंगुलर होता है और घड़े प्लूरल भी होता है। लेकिन जब आपने प्रेपोजिशन में को से ऐड कर दिया तो उस सिंगुलर को आपने प्लूरल कर दिया, घड़ा से घड़े कर दिया। अब अगर दो घड़े हैं और फिर उसमें कोई प्रेपोजिशन आपको ऐड करना है, में, से, को, पर, तो उस घड़े को एक और बार प्लूरल करना पड़ेगा आपको, घड़ों करके। हम्म। अब ये प्रेपोजिशन के साथ आपको दो प्लूरल के यूज़ और याद करने पड़ेंगे। तो जहाँ तक मुश्किल की बात है तो हिंदी भी या उर्दू, हिंदी उर्दू तो एक ही लैंग्वेज है, उनका ग्रामर एक जैसा है, उनका सब कुछ एक जैसा है। तो ये ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से। इरेगुलरिटीज़ हिंदी में भी या उर्दू में भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है। जैसे शेष को ले लीजिएगा। अब शेष में शुरू में तो शलजम वाला शय है और हम्म। आखिर में वो षटकोण वाला शय है। आप इसे पलट नहीं सकते।
दोनों जगह एक शय भी नहीं लगा सकते और आपको वजह भी नहीं पता है। हम्म। तो अब ये कहना कि इंग्लिश में कार सी से क्यों लिखा जाता है, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे सवाल हैं। उर्दू में ख़त तो से क्यों लिखा जाता है, ते से क्यों नहीं लिखा जाता। जुल्फ़िकार दाल से क्यों लिखा जाता है, जे से क्यों नहीं लिखा जाता। तो बहुत कुछ है। अबरार में ऐन क्यों नहीं आता, अलिफ क्यों आता है। मुल्तानी में ते क्यों आता है, तो क्यों नहीं आता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये हमारे यहाँ भी है। तो लैंग्वेज अगर डिफ़िकल्ट और इजी की बात करें तो इंग्लिश फिर भी कदरे आसान लैंग्वेज है, लेकिन लोगों जैसे ने। जुल्फ भाई, जैसे जी मैं ये सोचता था कि जैसे कि जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं जी। ना, जैसे पी, एस के पहले पी साइलेंट आया तो लेटर्स, साइलेंट जी हो जी गया, जी। एन के पहले के आया तो साइलेंट हो गया। इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, दरअसल चीज़ें इतनी स्लो तरीके से बदलती हैं, मतलब एक्सपोनेंशियली नहीं बदलती, बहुत स्लो तरीके से बदलती हैं कि उस चेंज को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। उस चेंज को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जिसे हम ज्ञान पढ़ते हैं हिंदी में, मैं ज़्यादा एग्जांपल हिंदी से इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग आसानी से समझ सकें, क्योंकि आफ्टर हम्म। ऑल इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो जैसे ज्ञान है, ये पहले जनान होता था। संस्कृत में ये जना की आवाज़ देता है, और ये जो शेष का श है षटकोण वाला, ये ख जैसी आवाज़ देता है। हम्म। लेकिन अब ये पूरी तरह शय हो गया है और वो पूरी तरह गया हो गया है। तो ये प्रोसेस इतना स्लो हुआ कि इसे ट्रेस नहीं किया जा सका। लेकिन इंग्लिश में कुछ चीज़ों को ट्रेस किया जा सकता है, कुछ चीज़ें ट्रेस हुई हैं। जैसे गोस्ट वर्ड है, तो GHOST होता है, और इसमें जो है H साइलेंट होता है। इसकी वजह है, असल में प्रिंटिंग प्रेस जो आई थी वो बेल्जियम से आई थी, इंग्लैंड में। और बेल्जियम की भाषा में जी के बाद एच लगाने का एक रिवाज था। तो प्रिंटिंग प्रेस से पहले जी के बाद सिर्फ ओ आता था, GOST गोस्ट हुआ करता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले बेल्जियम के लोग थे, उन्होंने एच ज़बरदस्ती टाइप कर दिया अपने हिसाब से, सबकॉन्शियसली उनके माइंड में वही चल रहा था। अब इतने लोगों तक पहुंच गया और बस बात ख़त्म हो गई। तो एच इस तरह से गोस्ट में साइलेंट हुआ। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, तो ये जिस भाषा से आया है उस भाषा में पी पढ़ा जाता था। हम्म। लेकिन इंग्लिश में किसी वजह से उसे साइलेंट कर दिया गया। इसे कई वजह हो सकती हैं इसकी, कि उसे साइलेंट कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जियो गो होता है, जी डीओ डू होता है। जी। तो ये सब मतलब एक बार सब सारे इंग्लिश के टीचर बैठ के इसको सही कर लेना। हाँ, कंफ्यूज होता है ये बच्चा। दुरुस्त है सर, ये दुरुस्त है। एक मजाक की बात तो ये है कि जैसे डी और डू है सर, हम्म। और टी और टू है। सोचिए अगर जियो को भी टू और गो की राइमिंग में पढ़ा जाए तो ये क्या होगा। हम्म। तो हमारे लिए भी थोड़ा एहसान किया कि ये गू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक अलग लफ्ज़ होता है सर। दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन जैसी नहीं होती सर। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि मैंने एक किताब लिखी, रूल बनाए। किताब आपके हाथ आ गई मेरे इस वक्त। तो मैंने एक किताब लिखी, रूल बनाए, और रूल बनाने के बाद मैंने देशवासियों से कहा कि भाई अब इसे फॉलो करना है, आपको रख लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका है सर। लेकिन लैंग्वेज का ये तरीका नहीं है कि चार ग्रामेरियन बैठे, उन्होंने रूल बनाए और उन्होंने लोगों को हैंड ओवर कर दिया कि लीजिए अब ये बोलना है। ग्रामेरियन का काम रूल बनाना नहीं, बल्कि रूल को कंपाइल करना होता है। वो घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस सूरत में लोग क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि घड़े, घड़ो, घड़ा, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये तो मैंने सड़क पे, घर में, बाज़ार में, यहाँ ऑब्ज़र्व किया है। तो ग्रामेरियन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक किताब में लिख लेते हैं। वो किताब हम जैसे नॉन नेटिव लोगों के पास आ जाती है और हम समझते हैं कि पहले किताब लिखी गई है, बाद में लोगों फिर तक लैंग्वेज। पहुंची है। लेकिन नहीं, पहले लोगों ने बोलना शुरू किया है, किताब बाद में लिखी गई है। तो अगर स्कॉलर्स करना भी चाहें तो मुझे लगता है हो नहीं पाएगा। जुल्फ भाई, एक मेरा सवाल है आपसे, जी और मैं कई टीचरों से पूछता हूँ जी कि बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, मान लो पहली से उसने स्टार्ट किया। आजकल तो जल्दी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। जी। हम जब पढ़ते सरकारी स्कूल में 6 क्लास, छठी हाँ, से स्टार्ट सिक्स से होती। होती थी, मैंने भी सिक्स से ही पढ़ा है जी। तो ये 10-12 साल तक अपन को इंग्लिश पढ़ाते हैं लोग स्कूल में। और 12th के बाद भी आते आते जब हम्म आदमी बच्चा
किसी कॉलेज में जाता है या कहीं से बात करता है तो बात नहीं कर पाता नहीं, इंग्लिश में। बात नहीं कर पाता जी। 12 साल तक उन्होंने पढ़ाया, जी। तो ये क्यों नहीं होता है? मतलब कि 12 साल पढ़ाने के बावजूद सॉरी। बच्चा बोल क्यों नहीं पाता है, सीख क्यों नहीं पाता है? तो इसका क्या वजह हो सकती है, और इसकी हम क्या आसानी करें लोगों के लिए कि वो लैंग्वेज इंग्लिश कम से कम काम की जितनी हो सके, किसी से बात करना है फॉरेनर से या किसी की बात को समझना है, इतना तो कर ले कम से कम। इसके लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब तो आपकी किताब में है, जिसका नाम है मत रहना स्कूल के भरोसे। उसमें आपने बताया कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होती नहीं है। टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, वो बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। गार्जियंस भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो भी एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, मार्क्स, परसेंटेज, इन चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इस वजह से तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, एग्जामिनेशन वाला अप्रोच है, तो इस वजह से नहीं आती। अब रही बात कि कैसे सीखा जा सकता है, तो दो मेथड है सर। पहला तो ये है कि ग्रामर बेस्ड ट्रांसलेशन कर करके आदमी सीखे। इससे बोलना सीख सकता है आदमी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सीख सकता है। ये अच्छा तरीका भी है। बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, एमटी आएगी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस रहेगा, आदमी लिटरल ट्रांसलेशन करता चला जाएगा, लेकिन उसे बाद में कवर किया जा सकता है। दूसरा तरीका है जो काम चलाऊ तरीका है, और वो ये है कि जैसे आप हैं तो आप डॉक्टर हैं, तो आपके पास एक फिक्स्ड वोकेबलरी होगी, आपके पास कुछ फिक्स सेंटेंस होंगे। जैसे मरीज़ आपके पास आया तो आपके पास एक फिक्स सेंटेंस होगा कि हाँ भाई, क्या तकलीफ़ है आपको। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ये आप दिन में मेरे पचास ख्याल साठ से हज़ार सेंटेंस में बारह काम सौ बार होता है। बोलते हो। तो ये सेंटेंस अगर आपको बता दिया जाए कि क्या तकलीफ़ है आपको, तो काम चलेगा। उसके बाद जब वो दूसरे दिन आता है तो आपका सेंटेंस बदल जाता है और आप कहते हैं कि हाउ डू यू फील नाउ, अब कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हो गया। तो सबकी अलग अलग लाइफ है। मेरे पास एक ही सेंटेंस है और वो ये है कि हाँ कल क्या पढ़ाया था। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं इस कमरे से निकल के घर में जाता हूँ तो आपकी भाभी से भी कह देता हूँ कि हाँ वो कल क्या पढ़ाया। मैं पढ़ाई पे जाके मुझे अकल आती है कि अब मैं खुद टीचर नहीं स्टूडेंट हूँ, अब बदलना चाहिए सेंटेंस। तो कुल मिला के हमारे पास सबके, एक आम आदमी जो बोलता है वो 100 से 150 सेंटेंस बोलता होगा दिन भर में, जो अलग अलग होते हैं। तो अगर ये सब करा लिए जाए तो भी काम चल सकता है। तो भाई जैसे हम अपनी बात भी हुई थी जी। कि आप थोड़े से इस पे तवज्जो देखिए कि ऐसी बुक हम लोग लेके आए जी। जो जैसे कि नाई है, नाई का कोई जी। प्रोफेशन कर रहा है, सब्जी वाला है, जी। ऑटो चलाने वाला कोई है, या कोई बस का कंडक्टर है, ड्राइवर है। जी। इसके लिए हम कुछ एक बुक लेके आए कि ड्राइवर के ये सेंटेंस होते हैं, जी। नाई के ये सेंटेंस होते हैं, ये सवाल ये जवाब होते हैं। तो लगता है एक रिवॉल्यूशन आ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एक आम इंसान जब उसको बोलेगा तो बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे। उसको देख के जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे वो भी सीख जाएंगे। क्या देखो, नाई इतने अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, टैक्सी ड्राइवर इतने अच्छे, जैसे हम जाते हैं गोवा जाते हैं या कहीं जी। ऐसे टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, उनको याद ही होता है, उनको सब पता ही हो जाता है। हम्म। वेटर की कितनी अच्छी इंग्लिश होती है, हमसे अच्छी होती है, जहाँ पे वो रोज उनसे मिल रहे हैं, या जी। उनको सिखा दी गई चीजें हैं कि यार ये सेंटेंस आपके हैं 60-70, जी। ये आप अच्छे से कर लो, इसमें यूज करना। ये वाकई तो क्या ये रिवॉल्यूशन ला सकता है? और इसी बुक आप कब लेके आते हाँ, बुक कब लेके आ रहा हूँ। सर इसमें एक थोड़ी सी, मतलब जैसे आपने मुझे हुक्म दिया था तो उस पर मैंने काम शुरू भी कर दिया और ये हैं? काम अरे वाह। जारी भी है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंज मैं लाना चाह रहा था, ये कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। हम्म। जैसे कि आप मुझे बता दें कि कल क्या पढ़ाया था, इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, तो आपने मुझे बता दिया कि व्हाट डिड आई टीच, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि सामने वाला क्या कहेगा। सामने वाला अगर कुछ मुझे कह दे इंग्लिश में और मैं उसे न समझ पाऊँ, नहीं, मुझे तो लगता है ये उसके चीज़ भी बहुत ही है। जी। बेसिक से सवाल होते हैं। हाँ, तो जैसे मेरी मैं कोशिश नाई ये की है दुकान कि का ही सामने नाई वाले की को भी दुकान का समझाया ही जा करूं। सके कि सामने वाला इसमें किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेगा। सेंटेंस हम्म। अलग हो सकता है लेकिन हम्म। कीवर्ड सेम होंगे। हाँ। तो सवाल के साथ साथ, जैसे एक आपने कहा कि एक बार्बर इस तरह से इंग्लिश बोल सकता है, जैसे कि किस तरह का हेयर कट आपको पसंद है, तो इसका जो हेयर जवाब कट होगा करना है उसके या कुछ शेविंग पर्टिकुलर करवाना है। कीवर्ड्स होंगे। तो उसके हम्म। जवाब में हम नीचे कीवर्ड भी लिखेंगे ताकि वो हम्म। बंदा समझ भी सके दूसरे की बात। तो इसी में, इसी वजह से उसमें वक्त लग रहा है, वरना अब तक तो
आपके उसको पास करना होनी चाहिए वो, चाहिए थी। मतलब जुल्फे मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम अगर आप उसमें दे दें, तवज्जो कर दें, तो अपनी तवज्जो थोड़ी सी उसमें उधर हो जाए, तो ये रिवॉल्यूशनरी है चीज। मुझे लगता है कि क्रांति ला सकती है हिंदी लैंग्वेज भी, आइडिया। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि 300 400 जो कॉमन सेंटेंसेस है उसको भी आप एक बार कंपाइल करें, उसकी भी बुक लाएं। और जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, जो 1,000 के करीब कॉमन वर्ड्स हैं, उसकी हाँ, वोकेबुलरी अपन तैयार करें, उससे एक अच्छी खूबसूरत सी किताब लाएं। मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत काम की हो सकती है अपनी कंट्री के लिए। और उससे बहुत विकास भी होगा, क्योंकि अपन किसी से अच्छे से बात करेंगे, उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे, ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिसको इंटरनेशनली लोग समझते हैं, तो सबका विकास होगा, सबका सबका साथ सबका साथ सबका सबका विकास, विकास। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जी। वो सब होगा। तो मुझे लगता है आपको वो बुक लाना चाहिए। हाँ, इस बारे में ताकि मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आपसे आज मुलाकात हुई तो खुशनसीबी में एक और इजाफा। तो मैं इंशाल्लाह इस पे ज़रूर सोचूंगा, वोकेबलरी आप या सोचिए। रेडीमेड सेंटेंसेस। जी तो जी। इसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा। अच्छा, लोग जल्दी से इंग्लिश सीख जाए इसके लिए कोई टिप्स आप देंगे, एक आम आदमी? हाँ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जल्दी से किसी का क्या मतलब है। मतलब तीन चार जल्दी मतलब महीने उसको जल्दी ऐसा है। लगे कि हाँ आसानी से सब कुछ जी। सीखता जा रहा हूँ, जी। ये इतना मुश्किल नहीं रहा। जी। इसका तरीका तो पहला तो वही है कि आप ट्रांसलेशन बेस्ड करें। ये ये भी 3 4 महीने का प्रोसेस होता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ सेंटेंसेस देख लें रोज़ के लिए। वो तो आप जैसे तो ये लेके आप आएंगे। मूवीज़ से, ड्रामास से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, जैसा आपने मुझे अभी मशवरा दिया, बल्कि हुक्म दिया मेरे लिए। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा इस पे, और ये 3 4 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। जी। इंशाल्लाह। अच्छा जुल्फे, आपकी तो इंग्लिश माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, और प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छा है, उच्चारण जिसको हम कहते हैं बहुत ही हाँ, बेहतरीन। ये आपका किसी ज़ाती ख्याल है जी। किसी ऐसा इंडियन को देख के आपको लगता है कि यार ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है? हाँ, इंडिया में। जैसे मुझे लगता है शाहरुख खान बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जी। मुझे उनको सुन के बड़ा मजा आता है। जी। ऐसा आपको किसको लगता अब मैं ज़ाती तौर पे बताऊं तो डॉक्टर शशि थरूर जो हैं, है? वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है, और मतलब उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और रोल मॉडल भी हैं। तो वो अल्टीमेट नाम है इंग्लिश के मामले में। और लैंग्वेज एक। के मामले में अल्टीमेट है। जी, अल्टीमेट नाम है। और अच्छा, आपको भी किसी किसी ऐसे शब्द ने, वर्ड ने परेशान किया है उच्चारण करने में, जिस कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड अगर हो तो आप बताएं हमें। इंग्लिश में मतलब जिसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती हो। हाँ, जिसके प्रोनाउंसिएशन आपको भी पसीने छूट गए हो, ऐसा कोई वर्ड? एक वर्ड था असल में, वैसे तो मैंने लंबे लंबे वर्ड्स बहुत बताए हैं, देखे होंगे आपने, लेकिन एक वर्ड था, अ, मैंने उसे 8वीं क्लास में पढ़ा था, और वो मिस प्रिंटेड था असल में किताब में, किसी वजह से गलत टाइप हो गया था। तो मैं उसे रिकल्स पढ़ा करता था। और जब मैंने हम्म। एमए भी कर लिया, और यूँ समझिए कि एमफिल में दाखिला तक ले लिया था, तब तक मैं उसे रिकल्स ही पढ़ता था। बाद में मुझे रिविलेशन मिला कि यार ये रिकल्स नहीं, ये रिक्लूज है। रिक्लूज? हाँ। हालांकि वो लिखा भी रिक्लूज था, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना उसे मान चुका था कि ये रिकल्स होता है, तो वो रिक्लूज था। बहुत आसान सी स्पेलिंग थी, लेकिन मैं मानता था तो ऐसा। वैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो एक लंबा वर्ड था, तो वो था सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिलिटोशियस। ये की वर्ड है? हाँ, ये एक ही वर्ड है, सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिलिटोशियस। ये एक गाना था अंग्रेजी में जो बना था, तो फिर ये होते होते डिक्शनरी में शामिल हो गया ये वर्ड। तो ये वाह। बहुत शानदार के लिए, एक्सीलेंट के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिलिटोशियस। मुझे अभी भी एक सेंटेंस लग रहा है, मुश्किल सा सेंटेंस। बहुत शानदार जुल्फी भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। कोई दुआओं की जरूरी नहीं गुजारिश। कि जी। किताब की शक्ल में ही लोगों की खिदमत की जाए, लेकिन मेरा तो एक आपसे आपसे इल्तिजा है कि एक किताब भी हो, ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और हाँ। वो भी एक मीडियम है लोगों को बताने का, समझाने का। जी। और वीडियो तो आपके ऐसे ही हम इंतजार करते हैं, और आप ऐसे ही बनाते रहिएगा। मोहब्बत। और आज हम लोगों से मिलने के लिए, मेरे दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। और ऐसे ही हम और भी इंटरव्यू साथ में करेंगे, मेरी खुश लैंग्वेजेस नसीबी। के ऊपर जी। जी। और हेल्थ के ऊपर हम करेंगे इंशाल्लाह। जी। तो अब आपसे हम विदा लेते हैं। जी।
और जल्द ही मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर, दुआओं दुआओं की हाँ, गुजारिश है ब्रदर।